आसमान में छलनी सी मिट्टी डालने जैसी भारी बारिश हो रही थी। बीच बीच में काले बादलों में गुलाबी बिजली चमकती और बिजली की तेज दिल दहला देने वाली आवाज निकलती। गांव में एक बंद दरवाजे वाला घर दिखाई दे रहा है। दरवाजे के दोनों तरफ दो छोटी खिड़कियां थी। उन दोनों खुली खिड़कियों से पीली रोशनी बाहर आ रही थी। चलो देखते हैं ये कैसी रोशनी है और घर में कौन है। घर के हॉल में एक टेबल पर मिट्टी के तेल से जलने वाली लालटेन रखी हुई थी और उस लालटेन की रोशनी में निम्नलिखित दृश्य दिखाई दे रहा था। लालटेन के पास कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसका नाम चंपक चाचा था और उसके 4 पोते। चंपक चाचा के पैरों के नीचे फर्श पर बिछे शतरंज की बिसात पर बैठे थे। पहला लल्लूनाथ उर्फ लुल्लू, दूसरा गंगूराम उर्फ गंगू, तीसरा भुवेश्वर उर्फ बमन और चौथा रंडूनाथ उर्फ रंडू था। रंडू सबसे होशियार लड़का था और चंपक चाचा का सबसे प्रिय पोता था। आज चंपक चाचा का बेटा जेठानंद और उसकी पत्नी माधवी दोनों बाहर गए हुए थे। बिजली के दफ्तर से बिजली काट दी थी क्योंकि बाहर तेज बारिश, हवा और बिजली चमक रही थी। बिजली ना होने के कारण बच्चे ऊब रहे थे, इसलिए चंपक चाचा ने बच्चों को हॉल में बिठाकर कहानी सुनाने का फैसला किया। बाहर आसमान में बिजली चमकती और चाचा चंपक का घर उस शैतानी रोशनी से चमक उठता। रंडू और बच्चों, बताओ मैं तुम्हें कौन सी कहानी सुनाऊं? चाचा चंपक ने बच्चों की तरफ देखते हुए हल्की मुस्कान बिखेरी। दादाजी, हमें छलावा की कहानी सुनाओ। लुल्लू ने प्रसन्न चेहरे से कहा। अरे लुल्लू, छलावा की कहानी तो बहुत सुन लिए, अभी छलावा नहीं। दादाजी, आप हमें खूनी चुड़ैल की कहानी सुनाओ। लुल्लू के बगल में बैठे बमन ने कहा। अरे बमन, तुम्हें चुड़ैल बहुत पसंद है क्या? तुमने उसके बाल काटे हैं क्या? गंगू ने बमन को लताड़ा और हंसने लगा। उसकी बात पर बाकी दोनों रंडू लुल्लू भी दांत दिखाते हुए हंसने लगे। अरे, सबकी कहानी तो हमने सुनी है, चलो आज कुछ नया सुनते हैं। दादाजी, आप हमें कुछ नया सुनाओ जो खूनी बरसात की रात का हो और काफी डरावना हो। इस बार रंडू ने कहा। चंपक चाचा कुछ देर तक अपना बायां हाथ थोड़ी पर रखते हुए सोचते रहे कि बच्चों को कौन सी भूत की कहानी सुनाऊं, और थोड़ी देर बाद शायद ही उन्हें कोई कहानी याद आ गई। वैसे उन्होंने कहा, ठीक है बच्चों, सुनो। अब मैं जो कहानी तुम्हें सुना रहा हूँ वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। हिमाचल प्रदेश 1999 चुड़ैल का जंगल। चंपक चाचा ने कहानी सुनाना शुरू किया और सभी बच्चे एकाग्र और उत्साहित आंखों से उसे सुनने लगे। जून का महीना, बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। आसमान में काले बादल छा गए थे। उन बादलों को देखकर ऐसा लग रहा था कि शैतान का चेहरा है। काले बादलों में जहां बिजली चमक रही थी, मानो शैतान भयानक रूप से चिल्ला रहा था, ऐसा लग रहा था। भले ही आज पूर्णिमा की रात थी, लेकिन काले बादलों ने आसमान में पूर्णिमा के चांद को ढककर उसे नष्ट कर दिया था, जिससे चारों दिशाओं में घना अंधेरा छा गया था, जहां भूत प्रेत घूमते रहते थे। फिर एक बार आसमान में बिजली गरज उठी। उसी के साथ काले बादलों से धीरे धीरे बारिश होने लगी। जंगल में भूरे रंग की कच्ची सड़क पर एक साइकिल धीरे धीरे चल रही थी। साइकिल के हैंडबार के बीच डायनमो का पीला बल्ब जल रहा था। पीले बल्ब की रोशनी सड़क के ऊपर पड़ रही। 35 वर्षीय सूरजलाल कटारिया साइकिल की ड्राइवर सीट पर बैठे थे। पीछे की सीट पर उनका 25 वर्षीय छोटा भाई चुन्नू लाल और चिन्नू कटारिया बैठा था। आज ये दोनों भाई एक शादी समारोह में गए थे, लेकिन शादी स्थल से निकलने में बहुत देर हो चुकी थी। ऐसा नहीं था कि वहाँ शादी में आए मेहमानों ने इन दोनों को रुकने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने कहा था
कि वे रात यहीं बिताए और सुबह घर चले जाएं। लेकिन उन दोनों के लिए रुकना असंभव था कि सूरज की पत्नी घर पर अकेली थी और वो गर्भावस्था के 9वें महीने में थी। अगर उसे कभी ऐंठन होने लगे तो उसे अस्पताल जाना पड़ेगा। जंगल की सड़क बारिश के कारण कीचड़ में बदल गई थी। जगह जगह सड़क पर पानी से भरे गड्ढे दिखाई दे रहे थे। सूरज उनसे बचते हुए सावधानी से साइकिल चला रहा था। जंगल से रात के उल्लू, कौवे और बंदरों की आवाजें आ रही थी। वो रात क्रूर, भयानक रूप ले रही थी। अचानक सूरज के पीछे बैठी चीनू को सड़क के एक तरफ एक चाय की दुकान दिखाई दी। चूल्हे पर रखे बर्तन में एक बुजुर्ग चम्मच से चाय हिला रहा था। दादा, बारिश की वजह से बहुत ठंड है, चलो ना चाय पीते हैं, चीनू ने कहा। इस पर सूरज ने सहमति में सिर्फ सिर हिलाया। सूरज दोनों पैरों से पैडल मारता हुआ खट खट की आवाज करते हुए साइकिल को चाय की दुकान के पास लेकर गए। चीनू साइकिल से उतरा और दोनों दुकान पर आ गए। अरे चाय वाले चाचा, 2 कड़क चाय दो। चाय वाले ने उबलते बर्तन से गर्मा गर्म चाय गिलास में डाली और उन दोनों को दे दी। दोनों गर्म चाय की चुस्कियां लेने लगे। तभी चाय वाले ने पूछा, बच्चों, इतनी रात को इस जंगल से क्यों जा रहे हो? चाचा, ये सड़क हमारे गांव की ओर जाती है, सूरज ने कहा। दोनों ने चाय पी ली थी। सूरज ने चाय वाले को पैसे दिए और दोनों अपनी साइकिल पर बैठ गए। तभी चाय वाले ने ही उन दोनों को आवाज लगाई और कहा, बच्चों, बारिश कम हो रही है तो जल्दी से जल्दी इस जंगल को पार कर जाओ और जंगल में कहीं भी साइकिल मत रोकना। चाय वाले ने कहा। उसकी वाणी में भय का कंपन था। हाँ चाचा, चलो चलते हैं, मेरी गर्भवती पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। सूरज ने सहमति में सिर हिलाया। इधर जैसे ही सूरज ने गर्भवती पत्नी शब्द का जिक्र किया, चाय वाले का मुंह और आंखें डर से सफेद चौड़ी हो गईं। हे भगवान, इन दोनों बच्चों की रक्षा करना, वरना वो चेटकिन। वो चाय वाला आगे कुछ बोलता, तभी बिजली कड़क उठी। मानो उस चेटकिन का नाम लेते ही प्रकृति ने चाय वाले को चुप रहने की सलाह दे दी हो कि नहीं, उसका नाम मत लो, वो शापित है। सूरज और चीनू दोनों के लिए यह पहली बार था कि वे रात में इस जंगल से गुजर रहे थे। इसलिए दोनों में से किसी को भी नहीं पता था कि जैसे जैसे रात का घना अंधेरा इस जंगल में छाने लगता, उस अंधेरे में कोई इंसानी कल्पना से परे एक शैतानी शक्ति जाग उठती थी और इंसानों का शिकार करने के लिए घूमने लगती, यानी एक चेटकिन चुड़ैल। जंगल में सड़क पर सफेद धुंध की चादर बिछी हुई थी। जैसे ही आसमान में बिजली चमकी, जंगल जगमगा उठा। सूरज अपनी साइकिल को खट खट की आवाज के साथ चला रहा था। डायनामो का पीला बल्ब अपनी रोशनी से उसे रास्ता दिखा रहा था। अचानक बूंद बूंद गिर रही बारिश ने प्रचंड रूप धारण कर लिया। काले बादलों से तेज मूसलाधार बारिश होने लगी, मानो बादल फट गए हों। अरे नहीं, इस बारिश को भी अभी आना था, सूरज ने परेशान स्वर में कहा। हम ऐसे भीग जाएंगे भाई, चलो कहीं रुकते हैं, चीनू ने कहा। तभी उसे जंगल में दूर पेड़ों की खोखलों में एक झोपड़ी दिखाई दी। उस झोपड़ी की खिड़की से लालटेन की रोशनी आ रही थी। जरूर उस झोपड़ी में कोई था, जरूर। दादा, दादा देखो ना, एक झोपड़ी है, अंदर से रोशनी आ रही है, चलो उस झोपड़ी के करीब चलते हैं, चीनू बोला। बारिश तेज हो चुकी थी। सूरज के पास कोई और चारा नहीं था। आखिरकार उसने अपनी साइकिल उस झोपड़ी की तरफ मोड़ दी। पेड़ों की छांव में खड़ी वो झोपड़ी बिजली चमकते ही शैतानी रोशनी से जगमगा रही थी। सूरज को उस झोपड़ी को देखकर किसी तरह का खतरा महसूस हो रहा था। उसके दिल में एक उदास, निराशाजनक भावना उभर रही थी, मानो उन चार दीवारों ने उनके भीतर किसी गुमनाम
शैतानी ताकत को पनाह दे रखी हो। झोपड़ी के बाहर साइकिल खड़ी करके दोनों भाई उस झोपड़ी के पास आ गए। चीनू ने झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला। चीनू ने फिर से दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन इस बार भी दरवाज़ा नहीं खुला। चीनू ने 3-4 बार दरवाज़ा खटखटाया और चौथी बार दरवाज़ा खुला। दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी पीठ झुकी हुई थी, हरी साड़ी पहने हुए, उसके ऊपर एक काला ब्लाउज। उसका चेहरा उम्र के साथ झुर्रीदार था, उसकी आंखें गहरी थी। क्या चाहिए लड़कों? बूढ़ी औरत ने अपनी गहरी आवाज में पूछा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई चुड़ैल चेटकिन बोल रही हो। दाइमा, बाहर बारिश हो रही है, अगर हम झोपड़ी में शरण पा सके तो बेहतर होगा, सूरज ने कहा। उसके शब्दों पर बूढ़ी औरत की आंखों में चमक आ गई। बेशक, क्यों नहीं, आओ अंदर आओ, बूढ़ी औरत ने कहा। दोनों भाई झोपड़ी में चले गए। झोपड़ी में पहले एक हॉल था। हॉल में एक लालटेन जलाई गई थी, जिसकी रोशनी हॉल में पड़ी थी। हॉल के दरवाजे से थोड़ी दूर दाईं ओर एक और दरवाजा था, एक सफेद पर्दे वाला फ्रेम। तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ, बुढ़िया ने कहा। वह हॉल के दाईं ओर पर्दे के फ्रेम से अंदर चली गई। चाची बहुत अच्छी है, देखो वो हमें नहीं जानते हुए भी खाना लाने चली गई, चीनू ने सूरज से कहा। थोड़ी देर बाद बुढ़िया दरवाजे से बाहर आई। उसके हाथ में 2 प्लेट थे। प्लेट में चपाती और कटोरी में मटन था। लो, थक गए होंगे। बुढ़िया ने दोनों प्लेट जमीन पर रख दी और उन दोनों से थोड़ी दूर जमीन पर बैठ गई। बच्चों, इतनी बारिश में कहाँ गए थे? बुढ़िया ने अपनी चुड़ैल जैसी आवाज में पूछा। तो सूरज ने बुढ़िया को वही जानकारी बताई जो उसने चाय वाले को बताई थी। जैसे ही बुढ़िया ने सूरज के मुंह से अपनी गर्भवती पत्नी के बारे में सुना, उसके चेहरे पर एक घिनौनी छिपी हुई मुस्कान फैल गई। उसकी आंखें चमक उठीं। लड़कों, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आई। बस उस सामने वाले कमरे में मत जाओ, समझे? बुढ़िया बोली। उसके इस वाक्य पर दोनों भाइयों ने बिना समझे सहमति में सिर हिला दिया। अगले ही पल बुढ़िया को ना जाने क्या हुआ। उसकी हरकतें बहुत अजीब थीं। वो जल्दी से जमीन से उठ खड़ी हुई। अब उसकी पीठ झुकी हुई नहीं थी, बल्कि एकदम सीधी थी। बुढ़िया पहले की तरह धीरे धीरे नहीं चलती थी, बल्कि जवान औरत की तरह सीधी चल रही थी। इस बुढ़िया की पीठ झुकी हुई थी ना, तो फिर इसकी पीठ सीधी कैसे हो गई? सूरज बोला, लेकिन चीनू के पास उस वाक्य का कोई जवाब नहीं था। दोनों ने खाना खा लिया था, लेकिन बुढ़िया ने उन्हें खाना खाने के ऊपर पीने के लिए पानी नहीं दिया था। दादा, उस दादी ने हमें खाना तो दिया पर पानी नहीं दिया। रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। कहते हुए चीनू उठ खड़ा हुआ और पर्दे की चौखट से अंदर घुस गया। तभी अंदर से चीनू की चीख गूंजी। भाई की चीख सुनकर सूरज चौंक गया। चीनू, क्या हुआ? ये कहते हुए सूरज भी अपनी सीट से उठकर उस दूसरे कमरे में आ गया। सामने का दृश्य देखकर सूरज की आंखें भी चौड़ी हो गईं। उसका मुंह गेंद की तरह बड़ा हो गया। वो 10 गुना 10 का कमरा था। कमरे की चारों दीवारें लाल खून से सनी हुई थी। नीचे गोबर से लिपे गए फर्श पर सफेद चावल से एक घेरा बनाया गया था। उस घेरे में लाल चावल से एक तारा बनाया गया था। उस तारों में 4 दीपक जलाए गए थे और सामने लाल दीवार पर एक भयानक चुड़ैल की तस्वीर लगी थी।
जो एक हाल ही में जन्मे भूखे शिशु का मांस नोच नोच कर खा रही थी। चीनू, चीनू, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, ये जगह अच्छी नहीं है। वो बुढ़िया जरूर चुड़ैल है, अगर वो वापस आई तो हमें खा जाएगी। चलो। सूरज ने ये कहा, चीनू का हाथ थामा और दोनों कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आ गए। और जैसे ही वे झोपड़ी से बाहर निकलने वाले थे, अचानक उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पूरा हॉल उनकी आंखों के सामने बड़ा छोटा होने लगा और वे दोनों वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी वातावरण में हर तरफ फैल रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे और चिल्ला रहे थे। चिड़ियों की चहचहाहट से चीनू जाग गया। जैसे ही वो उठा, उसने अपने भाई सूरज को जगाया। दोनों ने डर, आश्चर्य और हैरानी से इधर उधर देखा। उनकी साइकिल बगल में खड़ी थी, लेकिन वो झोपड़ी, जिस झोपड़ी में वे कल बेहोश हुए थे, वो वहां मौजूद नहीं थी। दोनों डर से कांप रहे थे। कैक्टस के कांटे उनके शरीर पर चटक रहे थे। साइकिल पर बैठ गए। सूरज और चीनू सांस लेते हुए साइकिल लेकर अपने घर आ गए। ठीक वैसे ही दोनों ने दूर से देखा। उनके घर के चारों ओर मातम। मैयत में जैसे लोग इकट्ठी हो जाते हैं, वैसे लोग निराश चेहरे लिए जमा खड़े हुए थे, जैसे कोई मर गया हो। सूरज ने साइकिल स्टैंड पर रखी और दोनों भाई गांव के लोगों की भीड़ को चीरते हुए घर आ गए। तभी सूरज ने घर के दालान में बिस्तर पर अपनी पत्नी की लाश पड़ी देखी। लाश के चेहरे पर मौत का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। आंखें खुली हुई थी, मुंह खुला हुआ था, जैसे मरते हुए उसने कोई भयानक मंजर भरी चीज देखी हो। इसके साथ ही शव का फाड़ा फट गया, जिसमें से 9 महीने का बच्चे का शव गायब था। और सूरज और चीनू दोनों की आंखों के सामने उस चुड़ैल की झोपड़ी और उस लाल रंग से रंगे कमरे में दीवार पर मांस खाती हुई चुड़ैल की आकृति दिखाई दे रही थी। इसका मतलब दादाजी, उस चटकीन ने सूरज की पत्नी का पेट फाड़ दिया था और नवजात शिशु को लेकर भाग गई थी। रंडू ने भयभीत चेहरे के साथ चंपक चाचा से पूछा, जिन पर उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। रंडू, तुमने सही पहचाना। अब वे दोनों भाई खाना खाने बैठे थे, तभी वो चिटकीन घर से बाहर निकल गई थी और अपनी काली जादू के शक्ति के माध्यम से वो सूरज के घर पहुंच गई थी और सूरज की पत्नी को मार डाला था और पेट फाड़कर नवजात बच्चे को लेकर भाग गई थी। चंपक चाचा ने कहा, पर दादाजी, वो दोनों भाई बेहोश कैसे हो गए और सुबह वो झोपड़ी वहाँ क्यों नहीं थी? लुल्लू ने मन में आया सवाल पूछा। इस पर चंपक चाचा ने रहस्यमयी चेहरे के साथ कहा, लुल्लू, उस चुड़ैल ने खाने में कोई जादुई औषधि मिला दी होगी और वो झोपड़ी एक भ्रम थी जो उन दोनों के बेहोश होते ही गायब हो गई। चंपक चाचा बोले। कहानी सुनकर सभी बच्चों के चेहरे डर से भर गए थे। दादाजी, बहुत अच्छी और डरावनी कहानी थी, और भी नई कहानी सुनाइए ना, रंडू ने उत्साहित होकर कहा। तभी चंपक चाचा के घर के बाहर एक कार आकर रुकी। उनका बेटा और बहू वापस आ चुके थे। बच्चों, अब तुम्हारे मम्मी पापा आ गए हैं। अब मैं तुम्हें अगली कहानी अगले मंगलवार को सुनाऊंगा। ऐसे कहते हुए चंपक चाचा हंसने लगे और उनके साथ बच्चे भी हंसने लगे और राह देखने लगे अगले मंगलवार की।